हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग रमेश बच्ची जी की कहानी सबरी पढ़ते हैं। मैं कर ही क्या सकता हूँ सिवाय इसके कि कहीं अकेले बैठकर अपने हाथ मींजूं और आंखें बंद कर सोचता सोचता ही चला जाऊं। पर ऐसा भी कहाँ कर सकता हूँ। नहीं कर सकता क्योंकि मेरे एक हाथ में प्लेट है और दूसरे हाथ में चम्मच। बफे के लिए हम सब लोग एक लॉन में सजाई गई मेजों के आसपास खड़े हैं। लोग लोग आगे बढ़ बढ़कर अपने अपनी अपनी प्लेट में पसंद की चीजें रख रहे हैं और मैं सबकी ओर देख रहा हूँ। देख इस तरह रहा हूँ जैसे किसी की ओर नहीं देख रहा हूँ। मुझे तो आगे बढ़कर लोगों का स्वागत करना चाहिए, मनुहार करनी चाहिए, पर मैं हूँ ही कि ऐसा हो गया है जैसे शरीर का कोई हिस्सा रह गया हो। दाएं हाथ का चम्मच जाने कैसे मेरे बाएं हाथ की नीली प्लेट पर बच जाता है, जैसे मैं समय बजाने वाला हूँ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे आगे जाकर अपनी प्लेट में कुछ ले लेना चाहिए। नहीं लूंगा तो एकदम सबकी नजरें में पकड़ा जाऊंगा और वे कभी देख लेंगे तो एट होम का मजा ही ज्यादा हो जाता है। मेरे सेहत के बारे में हजारों जवाब तलब के लिए जाएंगे और मैं तुतलाने लगूंगा, कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। इस सबसे बेहतर यह है कि मैं किसी की नजर में ना आऊं। मुझे इस समय खुशी दिखना चाहिए। मैं अपने आप को झटक देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और एक रसगुल्ला अपनी नीली प्लेट में रख लेता हूँ। सांझ के नीले कच्चे आसमान में चांद की तरह। पर मुझे खाते समय उपमाएं नहीं सोचनी चाहिए, मुझे केवल खाना चाहिए। मैं चम्मच में रसगुल्ला रख लेता हूँ और मेरा हाथ ऊपर उठता है। मुझे लगता है जैसे कोई मेरे हाथ मेरे मुंह की ओर वह चम्मच ला रहा है और मैं खाना नहीं चाहता। रसगुल्ला मेरी पसंद की चीज है और उसी का टुकड़ा अगर बत्तीसी पर भड़कता रहा तो बेचारा अपने घर में बेगाना होगा। मेरी अंगुलियां रसगुल्ले का चम्मच पकड़े अधर में लटकी है। मैं खा भी नहीं सकता और नहीं भी। मैं खा भी सकता हूँ और नहीं भी। मैं जा भी सकता हूँ और नहीं भी। यह छुट्टू ने कहा था। बात सुनकर मैं नाराज हो गया था। डांट कर मैंने बोला था, जाओगे क्यों नहीं। तुम एमएससी हो तुम एमएससी हुए, तुम्हें अच्छी नौकरी मिली। वह जगह छोटी है तो क्या हुआ, वहाँ डिग्री कॉलेज है। वहाँ डिग्री कॉलेज है तो बिल्कुल गांव तो होगा नहीं वहाँ। छुट्टू कुछ नहीं बोला। वह ठीक कहता है, इंदौर छोड़कर कहीं गया नहीं ना, इसलिए डरता है। मगर ऐसा चांद छोड़ा तो हमेशा कारपोरेशन में क्लर्की करता रहेगा। मैं शाम को उसे अपने साथ कॉफी हाउस ले गया था और कड़वी कॉफी के एक प्याले पर तब तक भाषण देता रहा जब तक वह जाने को तैयार नहीं हो गया था। छुट्टू थोड़ा जिद्दी है, बिल्कुल मौजी राम। हम दोनों भाइयों की उम्र में काफी फर्क है मगर दोनों भाई से ज्यादा दोस्त हैं। मैंने उसे फिर यह भी कहा था, मैं तुम्हारी जगह होता छुट्टू और एक ऐसी नौकरी मिलती तो दौड़ लगाता हुआ जाता और तुरंत ज्वाइन कर लेता। कॉलेजों में तो पांचों उंगलियां घी में रहती हैं और सिर कढ़ाई में, और सफलता चरण चूमती है वहां, और चप्पलें दुश्मनों का सिर चूमे। मैं नजर टेढ़ी करके हंस दिया था। क्यों बड़के वहां थोड़ा गंभीर होकर बोला था क्यों बड़के वह थोड़ा गंभीर होकर बोला था, मेरी तो नजर फेंकने की आदत है यार। और वहां क्लास में रहेंगी लड़कियां। मैंने उसे एक धप लगा दिया था। छात्राएं तो अपनी बेटियों की तरह होती हैं और दोनों की हंसियां हम दोनों की हंसियां काफी हाउस में यूं तैरने लगी थी जैसे दिए रखी नाव हूं। छुट्टू की तैयारी शुरू हो गई। उसने मेरे भी आधे कपड़े साथ ले जाने को रख लिए। बात यह है कि बड़के की जहां जरा रोब गालिब करना पड़ेगा। फिर शाम को उसके लिए टाइयां और मोजे खरीदते रहे हम, जैसे नौकरी करने नहीं लड़की देखने जा रहा हो। पर बड़के तुम तो उस कस्बे में 6 महीने रहे हो, उस बात को तो बरसों हो गए। क्या 6 महीने तक उस एग्रीकल्चर फॉर्म पर ही अलख जगाते रहे, ट्रेनिंग में गए थे या तपस्या करने। मुझे सहसा याद आया था, हाँ छुट्टू, एक मुसाहिब थे वहां, मैं उन्हीं के कमरे में रहता था। कोई जी थे वह, चटर्जी मुखर्जी या बनर्जी याद नहीं। यार छुट्टू, बड़ी मौज से दिन कटते थे वहां। उनके नाम मैं एक चिट्ठी लिख देता हूँ। 2 दिनों बाद छुट्टू के जाने का दिन आ गया। वह हमारे भरे घर को छोड़ चला गया। मैं खुद उसे जोर देकर भेजा था पर उसकी बस जब चली तो मुझे रुलाई आ गई। इस समय ऑर्केस्ट्रा जमकर बजाया जा रहा है। विमेटो पीते लोगों के पांव पांव ताल दे रहे हैं। चेरी पिंक की धुन में ऐसी कुछ मस्ती है जैसे मेज पर रखी बोतलें भी अपने आप आपस में टकराने लगती हैं। फिर भी जिंदा आदमी कैसे न झूमे। लोग सब खा चुके हैं और मेरे चम्मच में रसगुल्ला रखा का रखा ही है। मेरी अंगुलियां चम्मच को पकड़े हैं सो पकड़े ही हैं। टेढ़ा भी नहीं होती तो मेरा हाथ की रसगुल्ला नीचे गिर जाए। इस धुन के साथ तो रसगुल्ला
उछलकर खाया जा सकता है। जी होता है कि मस्ती में आकर कोई जंगली आवाज़ अपनी ज़बान पर से फिसल जाने दे। हाथ अधर में चम्मच लिए दुख सा आया है। मैं प्लेट नीचे रखकर रसगुल्ले वाला चम्मच उसमें बहुत आहिस्ता से रख देता हूँ। चम्मच टेढ़ा हो जाता है और रसगुल्ला का गोला उसकी गोद में से लुढ़क कर प्लेट के नीले बिस्तर पर लुढ़क जाता है। मैं उसकी ओर देखता रहता हूँ। मेरा जी चाहता है कि यह रसगुल्ला प्लेट में से भी लुढ़के और मेज के सफ़ेद क्रेप पर आ जाए, फिर वहाँ से भी लुढ़के और हरी लॉन पर गिर जाए। छुट्टू ने पहले खत में ही बहुत सारी बातें लिख भेजी थी। एक, कल रात में तख्त पर से नीचे गिर गया। मुझे तख्त पर सोने की आदत नहीं है और तुम्हारे उस मुसाए ने उस पर सुला दिया। थका हुआ था, सो ऐसी नींद आई कि नीचे गिर गया। सिर पर तुम्हारे उन मुसाए ने ही पट्टी बांधी। बड़के बूढ़े आदमी इतने प्यारे होते हैं यह मुझे नहीं मालूम था। दो मैं अब रसगुल्ला खाने लगा हूँ। पहले मुझे उनका एक झक सफ़ेद रंग बहुत बोल लगता था, अभी वही प्यारा लगता है। 3-5 उंगलियां घी में हो सकती हैं क्योंकि वहाँ घी का एक हिंद महासागर कन्याकुमारी के आसपास लहरें मार रहा है। 4, तुम सब बहुत याद आते हो। एक दिन तुम्हें यहाँ आना होगा। तब तक तुम्हारे साथ खर्च करने के लिए मैं कुछ रुपया जोड़ लूंगा। खत पढ़ते ही मैं भी लिखने बैठ गया। मौज से रहो मगर संभल कर, तुम्हें अभी जमना है। नई नौकरी है, नई जगह है, हिंद महासागर में डूब मत जाना। लगता है जैसे मेरा पत्र पाते ही वह भी लिखने बैठ जाता है। बड़के अब मैं ठीक से जम गया हूँ। फिक्र की कोई बात नहीं है। कॉलेज के लड़के सभी सीधे हैं। हल्ला वे करते हैं जिनकी समझ में कुछ आता है, उनकी समझ में ही नहीं आता है। कुछ तो बेचारे क्या खाकर मुझे हूट करेंगे। हाँ, अब मैं उसी कमरे में रह रहा हूँ जहाँ तुम रहते थे। एक बार लिखने को बड़ा मन है, शायद पढ़कर तुम्हें अच्छा लगेगा। बात यह है कि कल मुसाय ने एक कटोरी में कुछ खाने को दिया था। गुड़ से बनी जाने क्या चीज थी। बोले नवधान्य है या। मैंने यह खा तो लिया पर मुंह जाने कैसा हो गया। मुसाय मेरा मुंह देख भाप गए। पर्दे की तरफ देख किसी को पुकार कर बोले, जोल एक लड़की पानी लेकर आई। मुसाय ऐसे बोलते हैं जैसे उनके दोनों गालों में हवा भरी हो। और वह लड़की भी वैसे ही। नमस्कार। क्यों बड़के, तुमने हमसे कभी फिक्र ही नहीं किया कि यहाँ कोई लड़की भी है, एक औरत भी है यहाँ। श्रीमती मुसाय, माँ कहती हैं कि लड़की उन्हें सुनते हैं। वह माँ दिन रात मानस पूजा किया करती है। आंखें मूंद बैठकर भगवान की कल्पना किया करती है। भगवान आ जाते हैं। वह वैसे में ही पूजा का सामान इकट्ठा करती है और अच्छे से अच्छा पकवान का भोग लगाती है। यह सब कुछ मानस में होता है और मुझे तो ऐसा लगता है कि मुसाहिब भी मानस में कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। जब देखो उनके हाथ में पेरी मेसन, कानन डायल या ब्लैक सीरीज के उपन्यास रहते हैं। उनका लड़का कहीं रेलवे में है, इन्हें पेंशन मिलती है। लड़की पढ़ती है, वह अंग्रेजी में प्राइवेट एमए कर रही है और मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। कोई पटरी नहीं बनती। मगर जो बात मैं कहना चाहता हूँ वह है बड़के की, वह जो नमस्कार वाली लड़की है ना, तुम्हें जानती है, कल शाम तुम्हारा खत देने आई थी। ओ माय गॉड बड़के, ऐसे लंबे बाल कभी नहीं देखे। झूठ बोलूं तो मेरे चश्मे का नंबर बढ़ जाए। खुले बाल ऐसी एडी को छू रहे हैं, उसकी एडी को छू रहे थे। बोली थी कि तुम उनके यानी तुम्हारे छोटे भाई हो ना। फिर यह भी पूछा था कि वे मुझे यानी उसे जानते हैं क्या। मैं तो खत पढ़ते पढ़ते थम गया था। मैं जैसे स्वयं को दोषी पा रहा था कि मैंने कभी उसे याद क्यों नहीं किया। मुझे नहीं याद कि उसके बाल लंबे थे। तब उसका शरीर खूब भरा हुआ था, रंग खूब साफ और आंखों में खूब शरारत भरी थी। वह तब शायद 9वीं में थी, शायद 10वीं में। मैं यह सब भूल चुका हूँ। कैसे और कब मुसाय से परिचय हुआ यह सब भी याद नहीं किया जा सकता। मैं उनके घर के ही एक आदमी की तरह रहता था। मुसाय रेंज में हेड क्लर्क थे। दिन रात ऑफिस का काम करते और फुर्सत मिलती तो शतरंज खेलते। मुझे आ पकड़ते थे, मैं बड़ी मुश्किल से छूट पाता। अधिक समय फार्म पर ही कटता था मेरा। जितने समय भी घर जाता, खुकी मेरे कमरे में रहती। नमस्कार, वह पीछे के दरवाजे से आती और कमरे में रखी इकलौती गोल मेज पर हाथ में अपने कोर्स की कोई किताब लिए आ बैठती कि या मुस्कान के छल्ले बनाती। भालो, मैं इतना कहते कॉफी उसके सिर पर दे मारता हाथ की कॉपी उसके सिर दे मारता। वह गोल मेज पर शरारत से आधी लेट जाती। मैं उसे मनाता, पुकारता, खुकी। वह नहीं बोलती। खुकी, मैं फिर पुकारता और वह चुप ही रहती। खुकी, अब वह बोल देती कि खुकी तुमी बोर, आमी ना तुमी। वह चिढ़ जाती। खुकी, तुमी बोका की बोले चे बोका। वह जोर से हंस देती, फिर कहती आमी ना तुमी ना, तुमी तुमी, या और यही तुम की रट लगाती वह चली जाती।
दिन निकलते ही फिर चाय लाती, नीली प्लेट में एक रसगुल्ला लेकर आती। सांस के नीलकंठ आसमान में चांद की तरह मैं एक बार में रसगुल्ला खा जाता और फार्म की ओर जाने जाने को होता, या जानती कि मैं फार्म जाता हूँ, फिर भी पूछे बिना नहीं रहते, कोथे दादा। मैं उत्तर देने के बजाय उसका हाथ पकड़ लेता। वह चीखती चिल्लाती छेड़े दाओ, और वही खुकी पूछ रही है, पूछ क्या रही है, पूछवा रही है कि मैं उसे जानता हूँ क्या। मैं खत पर फिर निगाह जमा लेता हूँ तो बढ़ के जवाब देते हुए लिखो कि तुम उसे जानते हो क्या। माँ की यह भी शिकायत है कि बड़ा भाई यानी तुम बड़ा मिलनसार था और तुम यानी मैं नहीं। मोसाए से तो मैं ठीक ठाक बात कर लेता हूँ, लेकिन माँ से जाने क्यों मुझे डर लगता है। और नमस्कार वाली लड़की जब सामने पड़ जाती है तो उसके एड़ी तक बाल मेरे दिमाग पर हावी हो जाते हैं। कहीं पढ़ा था शायद कि लंबे बालों वाली को एलोकेसी कहते हैं, और कहते हैं क्या और हाँ बढ़ के अब मैं बंगला सीख रहा हूँ। एक सप्ताह में ही आश्ची जश्ची बोलने लगा हूँ। और क्या लिखूं और क्या करूं मैया। रसगुल्ला नीचे नहीं गिरने का यूं चुप जैसे सो गया है कोई। तभी विमटो की एक बोतल मुझे दे जाता है। मैं उसे एक ही हाथ से पकड़े पकड़े स्ट्रॉ मुंह से लगा लेता हूँ, पर सांसें ऐसे थकी हैं कि विमटो मुझसे स्ट्रॉ में खींचा ही नहीं जाता। मैं नजर नीची कर स्ट्रॉ की पारदर्शक सफेदी में लाल रंग के साथ बनने वाली हवा के सफेद मोतियों की भीड़ देखता हूँ। जैसे तैसे एक सांस ऊपर खींचती है तो विमटो मुंह में भर जाता है, लेकिन तबीयत होती है इसे पीऊं नहीं, थूक दूं। तुम्ही जोल खाबे ना खुकी आमी मस्तिष्क खाबे। मैं तेजी से दौड़कर उसे कमर से पकड़ लेता हूँ। वह मुझसे छूटने को कसमसाती है। फिर एक रसगुल्ले की या एक संदेश की या एक प्लेट नवधान्य की शर्त पर मैं उसे छोड़ देता हूँ। मैं फार्म के बोर्डिंग में खाना खाता था, पर हर तीसरे चौथे दिन मुसाए मुझे निमंत्रण लेते थे। मैं समझ जाता हूँ कि आज भात माछ बना है। फिर शाम को सायन में सब इकट्ठे हो जाते। माँ पीढ़े पर बैठी रहती, मैं एक कुर्सी पर। मोसाए ऑफिस से थके और आराम कुर्सी पर लेट जाते और खुकी टहलती रहती। मोसाए गीत सुनने को कहते तो हम मन ही मन गुनगुनाती, और फिर रविंद्र संगीत की लहरों से सहन गूंज जाता। मोसाए को पसंद था अमा देर पाकबे ना चुल गो मोदेर पाकबे चुल, अमा देर झरबे ना फूल गो मोदेर झरबे ना फूल। सुनते सुनते वह डूब जाते। फिर खुकी अपनी पसंद गुनगुना उठती थी। जो दे तोड़ ढाक सुने केव न आसे, किसे फुर्सत थी फिर सुनने की। एक बार रात को मुझे फार्म जाना था। खुकी बैठी पड़ रही थी। मैंने पुकारा, खुकी की दादा। वह मुझसे आ लगी। उसका गीत मुझसे लहरों में टकरा रहा था। सीढ़ियां उतरता हुआ बोला, अमार डाक सुनी केव न आसे खुकी ओरे ओरे ओ अभागा। वह हंस दी थी। अमाई की नाई डाक दोबे तुम्हार डाक सुनी आमी। मोसाए ने यह सुना और बोले थे, कलकत्ता क्या छोड़ा कि हमारा बंगला ही बिगड़ गया। वहां इसका यह बोलना सुनेंगे तो लोग हंसेंगे। फिर मोसाए ने कहा था, जाओ खुकी दादा के साथ जाती हो तो घूम आओ। मैंने प्रश्न भरकर उसकी ओर देखा। आमी अच्छी वह मेरे साथ थी। मैं अपने प्रयोग के फार्म पर उसे ले गया। चांद था तो, पर मैं उसकी ओर देखता ही नहीं, उसे एकदम निगलेक्ट कर देता। हम फार्म पर घूम रहे थे। खुकी इस समय गाओगी ना? उसने इनकार कर दिया। खुकी उसने मेरी तरफ देखा। मैं धीरे से बोला, खुकी तुम्ही बोका। वह चिढ़ गई। तुम्ही और मेरे पीछे आ मुक्कियां मारने लगी। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए तो वह दांत से काटने लगी। हम दोनों एक दूसरे से गुद गए थे। फिर मैंने उसे पास खींच लिया था। उसका चेहरा मेरे सामने था, जूही के छोटे से मड़वे की तरह। वह मुझसे लगी खड़ी थी। मैंने फिर पुकारा, खुकी, तो वह हाथों से छूटी और भागी, और उसके पीछे उसके स्कर्ट का बड़ा घेरा तरह तरह के वृत्ताकार बनता जाता। अम्मा कहती थी कि इसके स्कर्ट में आधा वार कपड़ा ज्यादा लगता है। इसे घेर बहुत पसंद है, और ऊपर से पेटी ऐसे कसकर बांधती है कि बलकस को एक एक मिलीमीटर के पीछे हटाने में उसे 5-5 मिनट लग जाते हैं। एक बार हम कभी क्लब जाने वाले थे। श्यामा संगीत का प्रोग्राम था, और खुकी ने पेटी ऐसे कसकर बांधी थी कि कमर को गायब कर देने पर ही तुलाई थी। माँ ने एक धप्प लगाई और खुकी को बुरी तरह डांटा। फिर उससे पेटी ढीली करवाकर ही माँ उसे साथ ले चलने दिया।
वह सारे समय मुंह फुलाए बैठी रही, मुझसे भी नहीं बोलती थी और मैं भी किसी से नहीं बोल रहा था। मुंह में स्ट्रॉ लिए वैसा का वैसा ही खड़ा हूँ। लोगों का लग रहा है कि मैं पी रहा हूँ और मैं बोतल में फूंक मारकर विमटो को हल्की आवाज से बुड़बुड़ाता जा रहा हूँ। कुछ लोग जो धन्यवाद देकर चले भी गए हैं। ऑर्केस्ट्रा का रॉक रॉक एंड रोल की ट्यून चल रही है। कोई और सामने नहीं आया तो ऑर्केस्ट्रा वालों में से ही एक लड़का जो कॉर्डुरॉय पैंट पहने हैं लॉन में सामने आकर नाचने लगता है। अपने शरीर को अजीब अजीब ढंग से हिलाता है। नई उम्र के लड़के ढक्कन खुलवा कर विमटो फिर हाथ में ले लेते हैं और मैं हूँ कि मुझसे एक बोतल न पी गई। मैं इंतजार करता हूँ सामने वाले लोगों के हटने का कि ये हटे और मैं इस भीड़ में कटकर अलग हो जाऊं। रोज मुझे उसके खत का इंतजार रहता है। एक दिन बड़ा मोटा लिफाफा आया। लिखा था बड़े सनसनीखेज ढंग से, आज मैं गजब की एक बात लिख रहा हूँ। याद करो बड़के की फार्म की ट्रेनिंग खत्म होने पर जब तुम यहाँ से गए थे तो यहाँ उस नमस्कार वाली लड़की को क्या दे के गए थे। मैं खत हाथ में लिए सोचने लगता हूँ। हाँ, मैं अपने फार्म पे एक पौधा दे आया था। मैंने 85 पौधे लगाए थे, गुलाब से लेकर गेंदे गुलाब वाली एक गुलाब वाली तक और कास्मस से लेकर कारनेशन कैक्टस तक। जब भी फुर्सत में होता कुकी से फूल पौधे की बात शुरू हो जाती या वह यही कहती पौधा तो ऐसा होना चाहिए दादा कि आज लगाया और कल फूल देने लगे, नहीं तो महीनों पानी देने पर फूल आए तो किस काम का वह पौधा। हो गई कि फिर तुमसे बागवानी। फूल कोई माँ की तरह मानस पूजा करने से थोड़े लगते हैं, उसके लिए करनी होती है मेहनत। अब गुलाब कवाली यानी ट्यूलिप में तो 7 साल बाद फूल आते हैं। फिर उस समय ट्यूलिप को दुनिया का सबसे सड़ा फूल बतलाया था। पर मेरी जब ट्रेनिंग समाप्त हुई और मेरा सामान बन गया तो कहने लगी दादा गुलाब कवाली का एक गमला देते जाओ। मैंने उसे पास खींचकर अपने से दबा लिया था। उसमें तो 7 बरस में फूल आते हैं। उसने मुझसे खुद को ढीला करते हुए कहा, फूल तो आते हैं ना। अब वह जिद पर आ गई थी तो फार्म से गुलाब कवाली एक गमला ला दिया मैंने और चला चला आया था। मुझे कोई स्टेशन छोड़ने नहीं आया था, ना मुसाए ना माँ ना कुकी। कुकी तो उस समय गुलाब वाली को सींच रही थी तो यही तो मैं उसे दे आया था। मैं पत्ता आगे पढ़ता हूँ। याद आया बढ़के तुम उसे गुलाब वाली का पौधा दे गए थे और वह 7 साल से सींचती रही उसे। वह कहती है कि वह गमला जान से ज्यादा प्यारा है। 7 साल में गुलाब वाली की तरह झूम आई है बढ़के। जवान लड़कियों के शरीर पर जूही रात रानी गुलाब वाली जैसे फूलों के लगने की व्यवस्था भी गॉड को करनी चाहिए थी, पर बिना इसके भी वह नमस्कार वाली एलोकसी पूरी एक गार्डन लगती है। हाँ, तो कल ही उसे बतलाया है कि उस गुलाब वाली की उम्र 7 बरस की हो गई है और उसमें फूल लग गए हैं। मैंने कहा तुम बड़के को लिख देते। सो इस पत्र के अंत में उसने कुछ लिखा है। मैंने अभी तक बंगला अच्छा सीख नहीं सका, सो पढ़ नहीं सकता कि क्या लिखा है। मैं उसकी खुकी की लिखावट देखने को उतावला हो जाता हूँ। पत्र के पन्ने पलटता हूँ। मोती जैसे अक्षरों में लिखा है उसने, आज पुटिल तुम्हार ओई गुलाब कवाली। आज तुम्हारी उसी गुलाब कवाली में फूल आ गए हैं। आज तुम्हारी उस गुलाब कवाली में उसी गुलाब कवाली में तुम्हारी आज आ गए हैं फूल। पत्र मेरे हाथ से छूट गिरा था। क्या वह फकत नाइन्थ में पढ़ते समय भी सब कुछ समझती थी? क्या वह मेरे लिए ही इतना कसकर पेटी बांधती थी? क्या वह रोबिंद संगीत गुंजाते समय ओरे ओरे ओ अभागा के सुर खींचती हुई मेरी ओर ही देखती रहती थी? क्या वह मेरे शरीर में झूम जाने के लिए आमीना कहकर तुम्ही की नाराजी बतलाती थी? मुझे अपने आप उस दिन सा गुस्सा कभी आया नहीं, लेकिन मैं तो जैसे बचपन में सीखे पहाड़े भूल गया वैसे कुकी को भी भूल बैठा। अब कोई मुझसे पूछे 26 पंजे या 27 छक्के या 28 अट्ठे तो मैं तो नहीं बतला सकता। मिनटों तक सोचना होगा तब कहीं बतला सकूंगा। वैसे ही अब खुकी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पहले हर पौधा खुकी था, हर फूल खुकी, हर पत्ती खुकी, हर फल खुकी। मैंने ट्रेनिंग से लौटकर वहां एक आध पत्र भी लिखा था। माँ मुसाए कहाँ पत्र लिखने लगे, पर खुकी तो पत्र लिख सकती थी। वह पत्र लिखती तो आज फूल आने के दिन मैं यहाँ ऐसी बेचैनी महसूस करता क्या? उसने कुछ तो कहा होता, कुछ कहा तो होता। फकत एक सतर ही लिख देती कि मैं तुम्हारी गुलाब कवाली को सींच रही हूँ। मगर अब कोई कैसे सोचता मगर तब कोई कैसे कुछ सोचता। 5-5 मिनट में बकलस को 1-1 मिलीमीटर पीछे हटाने वाली लड़की क्या सोचती? आमीना की जिद करके
मुझे मुक्कियों से पीटने वाली लड़की क्या कहती। आज मैं आधा वार ज्यादा घेर के स्कर्ट वाली उम्र में गुलाब कवाली में फूल आने के साथ लंबे वर्ष जोड़ता हूँ तो मेरे सामने एड़ी छूते केसों वाली खुकी नमस्कार करती आ खड़ी होती है। पर अब वह खुकी कैसे, जिस दिन उसने स्कर्ट का पहनना छोड़ा होगा उसी दिन वह नाम उसी दिन उसके आधा वार अधिक घेर के साथ गोल चक्कर खाकर नीचे गिर गया होगा। अब मैं वहां जाऊं तो भी वह सामने आते शर्मा जाएगी। मैं अब उसे ना नीचे गिर गया होगा, अब वहां जाऊं भी तो वह सामने आकर शर्मा जाएगी। मैं अब उसे ना और कह पाऊंगा ना वो का ही। उसकी उम्र में 7 वर्ष जुड़े तो मैं काबुली वाला हो गया। कल शाम जेल से छूटा काबुली वाला, 3 बच्चों का पापा काबुली वाला। लेकिन सब उल्टा हो गया। मीनू पहचानती है काबुली वाले को और काबुली वाला अपने भाई का खत पढ़ता है। लेकिन बड़के मैंने कभी गुलाब कवाली देखी ही नहीं। सो उस नमस्कार वाली एलोकसी से पूछा मैंने, कैसे होती है गुलाब कवाली के फूल। उसने कल दिखाने का वादा किया है। अब कल फूल देखकर आगे लिखूंगा। कॉलेज भी जाना है, आज लड़कों के प्रैक्टिकल हैं। लेकिन फूल कैसे लग आए। खत मेरे हाथ में निर्जीव पंछी की तरह था और मैं पंख फैलाए भटकता रहा था। कलम गुलाब की लगती है, गुलाब कवाली की नहीं। खुकी जब बहुत ही पीछे पड़ गई तो एक गमले में मैंने मिट्टी भरी और ट्यूलिप की एक टहनी उसमें रोप कर उसे दे आया था। वह टहनी तो 2 या 3 या हद है 4 दिन में सूख गई होगी। मुझे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। वह सूखी टहनी को पानी देती रही होगी। हाँ तो अभी मैं उस नमस्कार वाली एलोकेसी के सहन से आ रहा हूँ। उसने कहा है मैं रोज सवेरे और शाम पानी देती रही। गुलाब वाली ने नई नई पत्तियां आई, पौधे उछल आ गया है। पीली पत्तियां मैं तोड़ देती हूँ, नए कोपल कलों को पोंछती हूँ। साल साल बीते और कल उसने फूल आ गए हैं। देखो वह रहा गमला। और बड़के उसने जिस ओर उंगली उठाई उस ओर मैंने देखा एक मिट्टी भरा गमला खड़ा था। उसमें ना कोई पौधा, ना टहनी, ना कोपल कल्ला, ना फूल। मैंने हंसकर कहा, आज तुम मजाक कर रही है। तो वह भी हंस दी, बोली आप मेरी बात को बेकार में सीरियसली ले रहे हैं। वह हंसती ही रही और कहने लगी, माँ जैसी भगवान की मानस पूजा करती है वैसे ही मैं गुलाब वाली की मानस पूजा करती हूँ। मैंने तो बड़के बात सुन ठिठका ही रह गया। मैं खत आगे नहीं पढ़ सका। खत है कि कोई लंबी कहानी जैसा। जैसे वह खुकी मानस पूजा करने लगी, आंखें मीचे बैठे बैठे रोबिंद के गीत गाती रही और गुलाब कवाली के फूल खिल लिए उसने। पर वे फूल किसे दिखाऊं अब। अपने बचपन से कहूं कि आओ बेटा तुम्हारे पापा के लिए किसी ने गुलाब कवाली के फूल खिलाए हैं। लोग रॉक एंड रोल समाप्त होने पर तालियां पीट पीट कर खुशी के फूल खिला रहे हैं। मुझे भी ताली तो बजाना चाहिए था, पर मैं नहीं जब बजाता। अब बजा दूं, पर जब सब चुप हैं तब ताली बजाना तो और भी अजूबा लगेगा। सो चुप भला। मैं फिर अपनी विमटो मुंह से लगा लेता हूँ। थूक से भीग कर स्ट्रॉ की कमर लचक गई है। सो उसे निकाल देता हूँ और वैसे ही बोतल से एक घूंट पीता हूँ। सामने से कोई आ रहा है, कहता है हेलो हेलो। मैं भी हेलो तो कहता हूँ पर उसे पहचानता नहीं। वह मजाक में मुझे बोतल से विमटो पीते देख हाथ आगे बढ़ाकर कहता है स्मेल प्लीज। मैं यूं ही अपनी बोतल उसकी नाक तक ले जाता हूँ। वह उसे हल्के से सूंघकर बड़ी अदा से कहता है सॉरी मुझे शक हुआ था, और अपने मुंह में स्ट्रॉ घुमाता आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल जोकर सा लग रहा है, पर मुझे हंसी ही नहीं आती। लाख चाहूं फिर भी नहीं हंसी आ सकती, और लाख चाहे भी तो कुकी के सामने सोचे बिना नहीं रह सकता। छुट्टू उसकी तारीफ के पुल अपने खतों में अक्सर बांधा करता और मैं उसके खतों को लिए घंटों जाने क्या क्या सोचा करता। पत्नी बच्चे मेरे सपनों के चलते समय बीच में पड़ जाते तो सन्यासी होने की तबीयत हो जाती। एक बार छुट्टू ने पूछा तो बड़के एक बार पूछते हैं कि नमस्कार वाली या एलोकेसी है कैसी लड़की। मुझे तो गुस्ताखी माफ हो, बड़ी बोर लगती है। बोर ना अमी ना, तुम्ही। मैं उसी समय पैर से एक पन्ना फाड़ता हूँ और छुट्टू को खत लिखता हूँ। नहीं छुट्टू, वह बड़ी अच्छी लड़की है। वो तो हो ही नहीं सकती। यूं ही बंगाली लड़कियां बड़ी अच्छी होती हैं, और वह तो बेहद मीठी है। वह तो जैसा संस्कृत की एक लकीर है। मैं लिखता ही चला गया। जब जब खत दोबारा पढ़ा तो सोचा कि छुट्टू मेरे इस लिखे को पढ़कर जाने क्या सोचेगा। पर खुकी के बारे में लिखता हूँ तो लिखे ही चला जाता हूँ।
खुकी का भरा बदन पहले पानी से भीगी मिट्टी सी सुगंध देता है। उसका आधा वार अधिक का घेर जूही के मड़वे सा लगता है। उसकी खूब कसी पेटी के ऊपर का हिस्सा मोरपंखी की बनावट सा लगता है। मैं कैसे नहीं लिखता खुकी की तारीफ। लौटते समय ऐसा लग रहा था मुझे जैसे खुकी का वह बाहर को बरस पड़ता सा सारा शरीर मेरे हाथों का ही बनाया हुआ है। वह तो मुसाय की एक कलम थी, मैंने ही उस पर ढेरों फूलों से लादा था। ऐसा प्रलाप मेरे मन में अपनी तई ही चलता रहा। पर एक दिन छुट्टू के खत ने मुझे चौंका दिया। मैंने तो खुकी की खबर जानने को लिफाफा फाड़ा था, पर या क्या, मैं जैसे उबल पड़ा, जैसे लगने लगा जैसे ज्वालामुखी जब्त ही नहीं हो पा रहा है। बढ़के कभी जिंदगी में संभव हुआ तो हम दोनों एक फिल्म बनाएंगे। मेरा साथ ऐसा हुआ कि पूछो मत। डिटेल में तो नहीं लिख सकूंगा, पर जो कुछ लिखूं उससे अंदाज लगा लेना। नहीं, वही नमस्कार वाली एलोकेसी कोई ऐसा गीत गा रही थी जिसमें अभागा शब्द बार बार आ जाता था और वह इसे गाते मेरी ओर देख लेती। कल शाम एक अजीब बात हुई। वह बालों में जूड़े के लिए सान में बैठी गठान लगा रही थी। बढ़के मैं उसके उठे हुए हाथों को ऊपर ही थाम लिया। फिर मैं तो ऐसा हो गया जैसे कांटो तो खून नहीं मुसाय ने देख ही लिया था। मैंने पहले पत्र में लिखा था ना, बूढ़े आदमियों में मुसाय मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। सो उन्होंने मुझे अपने सामने बिठा लिया और हम दोनों से पूछा कि हम एक दूसरे को चाहते हैं। मैंने बढ़के तुमसे पूछे बिना कभी कुछ नहीं किया, पर उस बार तो हाँ कह दिया। मैं तो अचरज की मझधार में डूब गया जब नमस्कार वाली एलोकेसी का सिर भी हाँ में हिल गया। पर कहकर वह बरस पड़ा कि माँ नाराज है, बेहद नाराज। मुसाय ने यह कहा कि वह उन्हें ठीक कर लेंगे। बोलो बढ़के मैं क्या करूं? वहाँ अम्मा का डर है कहीं यह बात सुनकर उनका ब्लड प्रेशर न बढ़ जाए। तुम उन्हें सरपीना दे देना और देखभाल करना। जल्दी उत्तर दो, मैं बड़ी परेशानी में हूँ। मैंने खत को हाथ में मोड़कर फेंक दिया। यह नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है यह? नहीं, छुट्टू उस खुकी से शादी नहीं करेगा। तो खुकी की तारीफ का यह मतलब था कि यह मतलब कि कुंवर साहब दिल दे बैठे हैं उसे। क्या गुलाब वाली की बातें उनकी मोहब्बत की भूमिका थी? बड़के को ही बना दिया इस छोकरे ने। जिस थाली में खाया उसी में छेद। मैं अपने छोटे अंदर जो कुछ अनुभव कर रहा था कहीं भी नहीं का भी नहीं सकता था। मैं गुस्से में तर, तकरीबन पैर पटकता उठा और पूजा पर बैठी अम्मा के सामने चिल्ला पड़ा, सुना अम्मा, छुट्टू वहां नौकरी करने नहीं, एक बंगाली छोकरी के जादू से भेड़ा बनने गया है। अम्मा शक रह गई। पत्नी रोटी बेलने में वहीं की वहीं रुक गई। बोली, जरा समझाकर खत तो लिखो, वह तो तुम्हें सब कुछ समझता है। अम्मा से कहा तो कुछ नहीं गया, पर उनके तर्पण में देवता बिना नहाए दही मले ही पड़े रहे। बोली तो यह कि छुट्टू को लिख दे कि अपने बाप की नाक न कटवाए, और ऐसा ही करना हो तो समझ ले कि वह हम सबके लिए मर गए। अम्मा का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मैं उन्हें गोली दी। पत्नी पंखा करने लगी। मैं कमरे में टहलते टहलते सोचने लगा, मुझे अम्मा से तो नहीं कहना चाहिए था, पर यह शादी नहीं होगी। वह बंगालिन से तो क्या, किसी चमारिन से भी शादी करता तो मैं राजी हो जाता। अम्मा को भी मना लेते, पर खुकी से वह शादी करे, वह कैसे हो सकता है? थोड़ी देर दुख मनाकर अम्मा सो गई। बच्चे खेलने लगे, पत्नी कपड़े पछाड़ने लगी और मैं कुर्सी पर बैठा छुट्टू को बेहद गुस्से में खत लिखने लगा। तुमने यह तो सोचा होगा कि जो लड़की तुम्हारे बड़के में रुचि ले सकती है, वही 1 मिनट में तुमसे शादी करने को कैसे तैयार हो गई? और अगर तैयार हो गई तो उस लड़की का क्या चरित्र है? प्रश्न चिन्ह फन फैलाकर मेरे सामने खड़ा हो गया। जो लड़की 7 बरस तक गुलाब कवाली को फूल आने की प्रतीक्षा कर सकती है, उसी के चरित्र का सवाल तुम 3 बच्चों के पापा उठा रहे हो। मैंने वह कागज फाड़कर फेंक दिया। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे जरा ठंडे मन से इस पर विचार करना चाहिए। रखे मैं सिर पर हाथ रखे बैठ गया, माना वह लंबे बाल वाली उसके केस एड़ी छूते हैं। वह एलोकेसी है, मगर मेरा अपना छोटा भाई, मेरा छुट्टू, उसी से शादी करे और बाद में उसे पता लगे वह मुझको लेकर सपने पाल रही थी, तो हमारे घर की इमारत में दरार पड़ जाएगी। छुट्टू के लिए तो मैं ऐसी अच्छी पत्नी लाऊंगा कि मेरे हालत पागलपन की सीमा को छूने लगी जैसे। पर उन दोनों के दिलों पर क्या बीतेगी? मेरे ही मन में से एक गद्दार आवाज आई, छुट्टू, उससे शादी कर भी ले तो क्या बुरा है? भाई, वह तो सब अब बीत गया। तुम अगर अविवाहित होते तो बात अलग थी। नाव
नाव तेजी से बहते-बहते जैसे किनारे की सिवार में फँस गई हो। हाँ, तब मैं बहुत छोटा था। अम्मा पूजा पर बैठी थी। हमारे घर सत्यनारायण की कथा थी। शहद बप्पा की दवाई में खत्म हो गया था। पंचामृत में एक अमृत की कमी थी। अम्मा बोली, "बड़के प्याली लेके जा और पुरोहित जी के घर से थोड़ा शहद ले आ। हाथ धोकर प्याली उठाना, पूजा के लिए चाहिए।" मैं प्याली लेकर गया था। पुरोहित जी ने शहद दिया, ऐसा अच्छा शहद कि मैं उसे देखता ही रह गया। गली सुनी थी। मैंने इधर-उधर देखा, दूर तक कोई नहीं था। मैं प्याली अपने मुँह के करीब लाया और ज़बान आगे बढ़ा, थोड़ा-सा शहद चाट लिया। मैंने उससे कभी शहद नहीं चखा था और मैं उस सूनी गली में हाथ में शहद लिए अपने आप को रोक नहीं पाया था। घर आ प्याली अम्मा के हाथ देने वाला था कि हाथ काँप गए थे। अम्मा ने जाने कैसे ताड़ लिया था कि इसे जूठा तो नहीं कर दिया। मैं चुप खड़ा रहा। चाहता तो क्या कर सकता, मैं इसे छुआ भी नहीं। अम्मा विश्वास भी कर लेती, पर मैं फूट-फूट कर रोने लगा था अगर मैं झूठ बोला तो आज लीलावती, कलावती मेरे घर में आग लगवा देंगी। मेरे हाथ से प्याली छूट पड़ी थी। मैं मजबूत शब्दों से बोल गया, "अम्मा, मैंने इसे चख लिया। यह जूठा है और मैं वही बड़के हूँ जिसके मन में यह विचार आ रहा है कि छुट्टू की खुकी से ब्याह कर भी ले तो क्या बुरा है। फिर क्यों नहीं कह दिया कि अम्मा, मैंने शहद को छुआ भी नहीं।" मेरे चेहरे पर से ये पसीना पोंछ लेता हूँ और इस क्षण इस निर्णय पर पहुँच जाता हूँ कि यह शादी नहीं होगी। यह भी सोचता हूँ कि मन के तूफान को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे से मजबूत शब्दों में एक पत्र लिख देता हूँ, "छुट्टू, तुम्हारा पत्र मिला। मेरी राय में यह शादी ठीक नहीं है। तुम जैसे काबिल लड़के के लिए 1000 एलोकेशियाँ मिल जाएंगी। किसी लड़की का अच्छा होना एक बात है, एक बात और है, और अच्छी बहू होना बिल्कुल दूसरी बात। मेरा विश्वास है कि मेरी बात को तुम गंभीरता से सोचोगे।" मैं खत लिफाफे में रख ही रहा था कि पोस्टमैन एक एक्सप्रेस दे गया। लिफाफा छुट्टू का था। जल्दी में उसने लिखा था, "मेरा एक खत मिला होगा। यहाँ समस्या बहुत उलझ गई है, पर मुसाहिब की राय से हमने कल रात आर्य समाज में शादी कर ली है। माँ को कुछ बुखार तो आया है, पर मेरा विश्वास है कि हमें क्षमा कर देंगी। बड़के, मेरी जगह तुम होते और समस्या ऐसी आ जाती तो उसे तुम भी इसी तरह सुलझाते। अब 19 बुध की शाम पार्टी है, तुम एकदम आ जाओ। फिर मैं छुट्टी लेकर घर चलूंगा, जहाँ अम्मा को समझाना तुम्हारा काम होगा।" मैं सिर डालकर आराम कुर्सी पर लेट गया। अब मेरे मन में कोई तूफान नहीं, कोई संघर्ष नहीं। मैं एक हारा हुआ पस्त आदमी हूँ। मुझे ऐसे निढाल देख पत्नी पास आती है, छुट्टू का एक्सप्रेस पढ़ती है और मुस्कुराती हुई कहती है, "लल्ला तो एकदम जिद्दी और मौजी राम है, पर हुआ सो हुआ। मैं तुम्हारे कपड़े रखे देती हूँ। आखिर तुम्हारे छुट्टू की ही शादी तो हुई है। जाओ, आज चले जाओ। वहाँ पार्टी के टेम तक पहुँच जाओगे। उन दोनों को साथ ले आना। तब तक मैं अम्मा को मना लूंगी। देखो तो लल्ला की वह बंगालन कैसी जादूगरनी है।" मैं चुपचाप यहाँ आ गया, एक शब्द भी नहीं बोला। बोलता भी क्या, एट होम चल रहा है। अब मैं कर ही क्या सकता हूँ, सिवाय इसके कि कहीं अकेले में बैठ के अपने हाथ मीजूं और आंखें बंद कर सोचता सोचता ही चला जाऊं। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि बिना कुछ खाए ही मैंने चम्मच प्लेट रख दिए हैं। अब मेरे हाथ में विमटो भी नहीं। सभी करीब करीब आ चुके हैं। छुट्टू और खुकी खुकी नहीं, नमस्कार वाली एलोकेसी मेरे पास आ जाती है। अब तो नाराजगी दूर करो बड़के। छुट्टू मेरे गले में हाथ डाल देता है। मैं उसके साथ हो लेता हूँ। चलिए ना प्रेजेंस देखें। हम तीनों वहां आते हैं। तुम आकर नाराज हो बड़के तो मैं इसे तलाक दे देता हूँ, छुट्टू ने कहा, और खुकी नहीं, नमस्कार वाली एलोकेसी हंसने लगी है। मैं अपने मन में कुछ अजीब सा महसूस अनुभव करता हूँ, इसलिए बनावटी मुस्कान से व्यस्त बना रहना चाहता हूँ। "अरे या भी उपहार है क्या?" छुट्टू एक छोटी सी टोकरी में गदराए हुए बेरों को दिखाता हुआ पूछता है। "हमारे यहाँ एक छाबड़ी वाली रोज सब्जी देने आती है, वही ये बेर दे गई।" वह एक बेर उठा लेती है। "ओह, छुट्टू कह रहा है, ये बेर तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं।" शायद इसका इशारा गदराएपन की ओर है। इसको मेरी बिल्कुल शर्म नहीं। "हाँ, खुकी नहीं, नमस्कार वाली एलोकेसी हंसती हुई कहती है, मुझ जैसी ही खट्टे हैं। नहीं, क्यों बड़के?" यह मेरी तरफ देखता है, फिर उससे कहता है, "तुम अगर खट्टी होती तो बड़के तुम्हारी कभी तारीफ नहीं करते, और इनको तुम नहीं जानती होती तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। तुम मीठी हो, या बड़के नहीं तो लिखा था।" मेरा सब कुछ जैसे थम गया है। एक धागा टूटा तो सारा करघा रुक गया है जैसे। वे दोनों बेर खा रहे हैं, मैं उनकी ओर देख रहा हूँ। देखे जा रहा हूँ। बेर मीठे हैं, मीठे ही हैं, मैं जानता हूँ, इसी से चुप हूँ। और इसी तरह ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगली कहानी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।